तो आज कुछ चीज़ें हम रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता भी दिया था, फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है। सिंपली बताऊंगा, आज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, सबसे पहले तो दोनों ये वर्ड से ही है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि स्टेशनरी स्टेट में, जो मतलब एक ही जगह पे रुका हुआ चार्ज हो। जब रुके हुए चार्ज की हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं, उस फिजिक्स की ब्रांच को जिसके अंदर ये स्टडी कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां से शुरुआत हमने की थी कि जब मैंने चार्ज की बात कर दी तो चार्ज होता क्या है ये भी तो पता हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि बॉडीज का कंडक्टर होना जरूरी नहीं, बॉडीज अगर इंसुलेटर भी है ना, ये इंसुलेटर है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को रब करूंगा या कोई और हम इंसुलेटर ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये कोई क्लॉथ आ गया, इसको मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर रब करूंगा। मुझे ये बताओ को इन दोनों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है, ऐसा कौन सा मटेरियल इन दोनों में से है जिसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली हेल्ड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए। क्या इसके या इसके? मार करके इसके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके ऊपर मैं रब करूंगा, रगड़ूंगा मतलब, ठीक है ना, दोनों को रब करूंगा तो होगा क्या कि इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है ये भी एक मैटर है। मैटर मतलब ये हो गया कि ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ तो मास होगा और जहां पे रखेंगे वहां पे जगह को भी ये घेर लेगा, ठीक है ना, जहां पे इसको रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो क्या रहा, ये क्या हुआ, मैटर हुआ। अब मैटर के छोटे टुकड़े को एटम बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जिसके फर्दर और हम डिवीजन कर ही नहीं सकते, वो हो गया एटम। अब एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये मैंने कह दिया ना, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहे होंगे लेकिन होंगे तो जरूर। अब इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी एक मैटर का टुकड़ा है सबसे छोटा, और सबसे छोटे टुकड़े के अंदर आने वाले इसका टुकड़े हो सकते हैं ना, ये मैटर है ना, तो मैटर के टुकड़े कर सकता हूं, इसके पीसेस कर दूं और लास्ट पे जिसके फर्दर डिवीजन ना हो सके वो एटम होगा। और उसके अंदर भी ऐसे ही जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर भी होंगे। और पार्टिकल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स भी है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो सबको पता है। और देखो, जब मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, यहां के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे। इन दोनों में से मेरी स्टेटमेंट सही कौन सी है? एक गलत है और एक सही है, ठीक है ना। इन दो ऐसे ही होगा ना, रब करूंगा तो एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के ऊपर कहते हैं ट्रांसफर होते हैं। और सबसे पहली बात कि ये प्रोटॉन क्यों नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होते हैं? दो रीजन है। प्रोटॉन्स इसलिए नहीं होते, सबसे पहली बात कि उसका तो मास ज्यादा है, दूसरी बात वो न्यूक्लियस में है, ये तो शेल्स में है ना, ये तो आउटर मोस्ट शेल्स में है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाली शेल में होते हैं। आपने पढ़ा ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये देखा है कि जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस हो, और न्यूक्लियस में दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, सॉरी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं और बाहर वालों को आसानी से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफर हो गए। अब मुझे बताओ, क्या यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए या यहां के इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर हुए? इलेक्ट्रॉन्स हुए उस बॉडी से जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है ना, उससे ट्रांसफर हुए। और किस पे चले गए? जिसके पार्टिकल्स पास पास हैं। इसके पार्टिकल से पास एक दूसरे के, इसके पार्टिकल से दूर दूर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी इफ द पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड और लूजली हेल्ड। ये लूजली होंगे, इसके ऊपर कम है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको रब करूंगा। रब करने के बाद ना एक स्मॉलेस्ट छोटा सा कोई मास ले लूंगा, उसको उठाऊंगा तो एकदम से ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर उठ के आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ट्रांसफर कहां हुए? इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ गए। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसके ऊपर से? इलेक्ट्रॉन्स आगे क्या ये करंट मारेगा, करंट पैदा करेगा? क्यों नहीं करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज इसके ऊपर जरूर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन फ्लो करने के लिए भी कुछ चाहिए ना उसको। अगर वैसी बात होती तो आप क्या करते, ये जो वायर्स आती है ना, इसके बीच में वो कॉपर वगैरह नहीं होती, एल्यूमिनियम वायर्स नहीं होती, पता क्या होता, उसके बीच में प्लास्टिक होती, रस्सियां लगाई होती। तो चलो जी, ये कर रहा है, इसके ऊपर से चार्ज जा रहा है, तो चलो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई। ऐसा नहीं ना होता। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज को आप ला सकते हो, लेकिन चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता। चार्ज को कौन क्रिएट कर सकता है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या ऐसा कह सकते हो कि चार्ज जो आया उसको थोड़ा सा यहां से चार्ज जो है ना उसको गिरा देते हैं नीचे? ऐसा हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये कंजर्व रहता है, ये हमेशा एक जैसा कांस्टेंट रहता है, मतलब हर आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां से आपने क्या समझा कि एक ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल्स लूजली हेल्ड थे, ये लूज है ना, ठीक है, इसको ऐसे करो, होगा ही नहीं,
सॉलिड इसीलिए क्योंकि इसके पार्टिकल पास पास हैं, ठीक है। तो चार्ज कहां से ट्रांसफर हुआ? यहां से। कहां को ट्रांसफर हुआ? यहां पे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई या ज्यादा हो गए? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके ऊपर, क्योंकि ये चार्ज हो गया। अब तो ये चार्ज हो गया, क्या वो चार्ज फ्लो करेगा? नहीं, चार्ज ही फ्लो करेगा बिकॉज इट्स इंसुलेटर, ठीक है ना। चार्ज फ्लो उसके ऊपर जरूर आ गया, वो चार्ज क्या करेगा? उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, वो चीजों को उठा लेगा, छोटी हल्की हल्की चीजों को ऊपर उठा के उसके अट्रैक्शन करके दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो चार्ज यहां से यहां को ट्रांसफर, चार्ज जब मैं बोलता हूं तब मेरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं ना हो रहे, प्रोटॉन्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पहले वो बैलेंस थे, जब अपनी अपनी जगह पे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इसकी वजह से रब करने की वजह से इसके ऊपर ले लिया, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ले लिए, ठीक है। तो अब एक डेफिशिएंट हो गया, एक में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसमें डेफिशिएंट हो गया और इसमें एक्सेस, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ गए, है ना। तो अब क्या होगा? किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव होगा? जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बचेंगे क्या मतलब आगे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव वाली चार्ज हो गया। जहां से आएंगे यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो वहां पे कौन सा चार्ज होगा? ठीक है ना, वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं होगा, वहां पे होगी डेफिशिएंसी किसकी? नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बस इस ट्रांसफर को एक जगह डेफिशिएंट होना और दूसरी जगह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, इसी के होने को क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज ही तो ये प्रॉपर्टी, ये चार्ज ही तो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। इस डेफिशिएंसी या एक्सेस को हम चार्ज कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी, लेकिन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने ये भी बताया था, अगर वो चार्ज है एक जैसे, ठीक है, ये चीज पूछी जाएगी आपको, अगर वो चार्ज है एक जैसे मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, अगर ऐसा है तो क्या होगा? हमेशा रिपल्शन होगी, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो दोनों, लेकिन एक जैसे होने चाहिए। अगर वो ऑपोजिट चार्ज हैं, ठीक है, अभी तक मैं ये बात नहीं कर रहा वो चार्ज रेस्ट में है किसमें, अगर वो ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और बात ये भी आपको पता है कि जब जब वो एक दूसरे के पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अच्छा या क्यों बोला? या इसलिए बोला क्योंकि उन चार्जेस के बारे में नहीं पता है वो क्या एक जैसे हैं या अलग अलग है, ठीक है ना। अगर पास आएंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। मुझे बताओ अट्रैक्शन कब होगी? जब दोनों के दोनों ऑपोजिट होंगे। रिपल्शन कब होगी? जब दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। तो एक जैसे होंगे, रिपल्शन होगी। जब अट्रैक्शन होगी इसका मतलब वो अलग अलग थे, ठीक है ना, दोनों ने अट्रैक्ट कर दिया। तो ये बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस, हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी बात मैंने और आपको बताई थी कि ये जो चार्ज होता है, ठीक है, एडिटिव नेचर का होता ही है। एडिटिव नेचर मतलब क्या हो गया कि चार्ज जितना देते रहोगे ना उतना ऐड होता। 5 कूलम का चार्ज दिया आपने, उसके बाद 4 और दे दिया, तो टोटल हो गया 9। ऐड हो सकता है ना चार्ज, ठीक है। और चार्ज लूज तो नहीं हो रहा ना, कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जितना पहले था उसमें और हमने जितना दिया वो उसमें ऐड हो गया, सीधी सी बात, ठीक है। उसमें चार्ज और ऐड हो जाता है, ये एक एडिटिव नेचर का होता है। और अगर हो भी क्यों ना, आपने ये भी तो पढ़ा हुआ है, आपने इसकी कंजर्वेशन भी तो पढ़ी है। कंजर्वेशन में मैंने ये चीज आपको बताई थी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मान लो यही पूरा सिस्टम है, जितने चार्ज यहां पे होगा ना उतना ही चार्ज यहां पे इस पार्ट पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैंने Q1, Q2 और Q3 लिखा था और यहां पे Q4, Q5 और Q6 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमेशा होगा Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 के इक्वल, हमेशा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जहां भी चार्ज को देखोगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम था। सिस्टम किससे बनता है? चीजों को मिलाने से सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा था कि ये कंजर्वेशन में जितना यहां पे उतना ही चार्ज वहां पे, तो कंजर्व्ड भी रहता है, ठीक है ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद ये क्वांटाइज्ड होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चार्ज जो होगा वो आधा हो जाए, पॉइंट्स में हो जाए, ऐसा कभी नहीं। वो फिक्स्ड रहता है हमेशा, फिक्स्ड अमाउंट में। क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है कि वो किसी चीज का फिक्स अमाउंट में होना। ये मार्कर मैं कहूं कि मुझे आधा मार्कर दे दो, मैं क्या करूंगा उसका? कुछ चीजें फिक्स्ड होती है ना, इसी तरह से चार्ज भी फिक्स होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन के बजाय सिर्फ आधा ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और या फिर उससे कम 1/4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा क्या होगा? या इंटीग्रल फॉर्म में होगा। इंटीग्रल फॉर्म समझते हो? इंटीग्रल फॉर्म देखो, एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। ये होगा Q = NE, पढ़ा होगा आपने। ये प्लस माइनस में हो सकता है NE। क्यों प्लस माइनस में? क्यों?
क्योंकि इंटीजर है, n है इंटीजर, तो क्या पता इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हम ले सकते हैं, वो तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, इसलिए प्लस माइनस एन ई का मतलब ई तो हो गया ना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसको फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी -19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव वाला, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम होता है, लेकिन पॉजिटिव वाला वो होता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से क्या हुआ, n जब इंटीजर आ गया, n जब हमारे पास एक इंटीजर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, या तो -1 -2 -3 -4 होगी, या +1 +2 +3 इस तरह से होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। अच्छा, इस n की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों नहीं? जब मैंने ये कहा कि n इंटीजर है तो इंटीजर में 0 नहीं होता क्या? इसका अच्छा 0 का मतलब क्या हो गया कि जिस बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो जरूरी थोड़ी है। अब मैंने ये बताया ना आपको कि जिस बॉडी का मास होता है जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो ही हो, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज होता है उसका मास होना बड़ा जरूरी है, वो तो होता ही है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी तेज आते रहे, जितने मर्जी आहिस्ता आते रहें, चार्ज पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ज जितना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है अपने आगे पीछे, जितना फील्ड बनाता है वो उतना ही बनाएगा। उसे ये नहीं कि स्पीड बढ़ाओ, चार्ज उसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ा दो तो चलो कहो कि फील्ड बढ़ गया, ये इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गई, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। स्पीड पर इस पर डिपेंडेंस नहीं है। हाँ, मास का स्पीड पर है, स्पीड के साथ मास वेरी करता है, ठीक है ना। कैसे? देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, इतना अफेक्ट यहां नीचे नहीं हो रहा, ऊपर से मैं छलांग किसी जगह लगा दूंगा ना तो मैं मोशन में आ जाऊंगा ना, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड से होता क्या है, उसमें एक एनर्जी ऐड हो जाती है, कौन सी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, वो भी बीच में है, हमारा मास भी बीच में है, तो दोनों मिले तो देखो, जब मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं उसमें मास तो है ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, 1/2 mv², ये क्लास 11th में पढ़ा होगा आप, ठीक है ना। तो यहां तक आपको ये पता चला होगा Q इक्वल टू एन ई, एन होता है इंटीजर और ई होता है चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और Q होता है चार्ज किसके ऊपर? किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब बॉडी जरूरी थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, बॉडी में ये बात कर रहा था, जैसे मैंने वहां बोला ना कि ये एक बॉडी है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। क्या इलेक्ट्रॉन बॉडी एक ही चीज है? नहीं, बॉडी बनी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अगर इसके ऊपर और बाहर कहीं से आए तो इसका मतलब कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही आए ना, ये कोई बॉडी थोड़ी दूसरी आ गई है, ठीक है। उसके ऊपर के जो चार्जेस थे वही पहुंच पाए, तो ये यहां तक आपको पता चला। ओके, तो ये चार्ज के बारे में कुछ था। आगे मैंने कंजर्वेशन के बारे में आपको बताया, वो बिल्कुल ऐसा होता है। क्वांटाइजेशन के बारे में बताया, अब सारा समझाया। ये देखो, क्या किसी भी बॉडी को कितना भी चार्ज दे दोगे? किसी भी बॉडी को अपनी मर्जी से हम चार्ज दे सकते हैं? नहीं, ठीक है। वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज दे देता हूं किसी बॉडी को, ठीक है। मान लो किसी बॉडी को मैं कोई चार्ज देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, Q लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। Q की वैल्यू मैं लिखता हूं 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, इतना चार्ज, ठीक है। किसी बॉडी को क्या हम दे सकते हैं? अब इसका हाँ या ना में पता करने के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला का Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसका मैं यूज करूंगा, तो लिखूंगा Q इज इक्वल टू, देखो Q की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। E की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इतने कूलम हमने बॉडी के ऊपर चार्ज दिया, क्या दिया नहीं है? क्या दे सकते हैं हाँ या ना? ये हाँ या ना में आंसर अभी नहीं हमने दे सकते, इसको देखते हैं कि फॉर्मूले में ऐड करके अगर हम नहीं दे सकते कुछ अलग प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो कंडीशंस है ना, E होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, Q होता है बॉडी के ऊपर चार्ज, और N होता है इंटीजर। अगर इनमें से कोई कंडीशन ऐसे खराब हो गई तो इसका मतलब हमने गलत लिखा, हम इतना चार्ज किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो देख लेते हैं, E इज इक्वल टू दिस वन, और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, ये तो पता है। Q की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई? -3, लेकिन n तो n नहीं है, यही तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n मुझे नहीं पता है इंटीजर कौन सा, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं ना पता है। तो ओके, तो E क्या है? E को इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और साथ में कूलम आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। और देखो यहां पे मैं n की वैल्यू निकालना चाहता हूं, बीच में है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल टू को क्रॉस करके राइट से लेफ्ट आ जाएगी तो वो बन जाएगी डिवाइड। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 तो पहले से थी, तो नीचे आगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये भी कॉलम में मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, यहां n बचा। इसी n की मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं,
ठीक है, n की वैल्यू निकालूंगा। मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ना इस 10 को ऊपर ले जाते हैं ताकि बेसिस सेम हो, पावर्स को मैं ऐड कर सकूं। मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हमेशा याद रखना, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ऐसा ही यहां पे होगा कि 2 लिख देते हैं इसको, इंटू 10 की पावर -3, बिल्कुल सही। नीचे जो था ये डिवाइड में, उसको ऊपर ले आते हैं तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, जो कि माइनस का 19 था। ठीक है ना, -90 + 19 हो जाएगा। तो अब इसमें नीचे कुछ बचा, बिल्कुल बचा, नीचे 1.6 बचा। लेकिन 1.6 को आप क्या लिख सकते हो, 16/10। 1.6 को पॉइंट हटाया और 10 आ गया, क्योंकि देखो ना, इस जैसे ये था 1.6, पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, एक ही है, तो एक 0 लगाकर हमने 10 लिख दिया ऊपर, तो ये क्या बचा पॉइंट हटाकर 16, तो 16/10 लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो ये डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको सीधा आंसर निकालते हैं, 2 का 2 आ गया, 2 का 2 आ गया, इनटू बेसिस सेम, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, बेसिस सेम है 10, पावर को ऐड मतलब 19 में से 3 बाकी 16। अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है, अपान नीचे हमारे पास 16, ठीक है, अपान 10। देखो यहां मैंने बोला हुआ आपको A/B/C किसके इक्वल होगा, A/B/C। अगर ये अपान वाला जो है ना, ये बड़ा है मेरे पास, A को डिवाइड कर रहा हूं B/C से, नहीं समझ आया, A को डिवाइड कर रहा हूं B/C, इससे A को डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, A तो A रहा, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा, B/C है, C/B हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा C/B, तो ये AC/B बन गया। ठीक उसी तरीके से यहां भी वैसा ही होगा, ये 16/10 था, मैं इसको 10/16 लिख दूंगा, 10/16। तो देखते रहिए इसको, 2, अच्छा इसको मैं काट भी सकता हूं, देखो 10 ऊपर आ गया है, इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1, देखो ना 10 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। 10 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 10 के ही तो इक्वल होती है। तो ये क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 और 10 की पावर 1, बेसिस सेम, पावर्स को फिर से ऐड, तो ये 17 बन गया अपान 16। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16, तो ये बना 10 की पावर 17 अपान नीचे बच गया 8। मल्टीप्लाई 10 पहले यहां तक करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और बाकी कितने बच गए 12। ठीक है, अपान में कितना आ गया आपके पास 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो 2 5s 10, 2 5s 10, 2 5s 10, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, जो भी नंबर बनेगा वो तो आप आराम से कर सकते हो। 5 5s 25, 25 5s 125, तो 125 इंटू 10 की पावर 12, 13, 14, तो ये आ गया 125 इंटू 12 की पावर 14। तो ये इंटीजर होगा, 100% इंटीजर है ये। ठीक है ना, क्यों इंटीजर तो बनेगा ना, 125 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये एक नेचुरल नंबर है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नेचुरल नंबर तो इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, इवन होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है कि ये एक इंटीजर बन गया और वही हमें चाहिए था, ये तो एक इंटीजर ही है ना। अरे n की वैल्यू क्या होती है, n कोई भी एक इंटीजर होता है और ये इंटीजर है, तो जो हम चाहते थे वो निकल गया। इसका मतलब इतना चार्ज जो है, अब यस आंसर दे सकता हूं मैं, यस और नो में कहता था, लेकिन मैं यस आंसर दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर निकल गया। कभी कभार क्या होगा कि आंसर पॉइंट में आएगा, तो वो इंटीजर थोड़ी ना होगा। पहले हम जैसे